चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे बड़े शो की शुरुआत, सबसे बड़ी बहस की शुरुआत। टैरिफ वॉर के बाद ट्रंप पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। पूरी दुनिया से किरकिरी झेल रहे ट्रंप की आरएसएस ने भी क्लास लगा दी है। एक और खबर ट्रंप को झटका देने वाली है। ट्रंप के भारत पर दिए डेड इकोनॉमी वाले बयान की S&P रेटिंग एजेंसी ने हवा निकाल दी है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की रेटिंग बढ़ा दी है। रेटिंग एजेंसी ने भारत की साख को BBC माइनस से BBB पॉजिटिव कर दिया है। यह बेहतर आर्थिक विकास और महंगाई को काबू में रखने के कारण हुआ है। और इसी के साथ ट्रंप के चेहरे पर लगा है एक और करारा तमाचा, जो 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। एलन मस्क के एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक ने से सवाल पूछा गया तो जवाब दिया कि ट्रंप को वाशिंगटन डीसी का सबसे कुख्यात अपराधी बता दिया गया। वहीं आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने लेख में लिखा कि ट्रंप तानाशाही और आतंकवाद फैला रहे हैं। कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क में हुए प्रदर्शन के दौरान लोगों ने ट्रंप को युद्ध अपराधी तक कहा। इसके अलावा ट्रंप को पहले ही कई रिपोर्ट में सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला नेता करार दिया गया था। इसके लिए बाकायदा वहां की मीडिया एजेंसीज ने सर्वे भी कराए थे और रिपोर्ट भी तैयार की थी। लेकिन अब ट्रंप पर आरएसएस सीधे तरीके से हमलावर है, जो भारत में एक गैर राजनीतिक संगठन है। आरएसएस दावा कर रहा है कि अमेरिका लोकतंत्र के नाम पर आतंकवाद फैला रहा है और लोकतंत्र के मसीहा होने का झूठा दिखावा यूएस करता है। इतना ही नहीं, आरएसएस ने कहा मुखौटा पहनकर तानाशाही को ट्रंप बढ़ावा दे रहे हैं और कारोबार की आजादी में टैरिफ हस्तक्षेप अमेरिका का एक नया हथियार बन गया है, एक नया टूल बन गया है। साथ ही वार्निंग भी दी है, दुनिया अस्थिरता, संघर्ष और अराजकता की ओर बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह कही गई कि अब एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था पतन की ओर जा रही है। जाहिर सी बात है, निशाना अमेरिका की तरफ है। ट्रंप का यह जो टैरिफ लगाने का केवल भारत पर नहीं है, अनेक देशों पर टैरिफ बढ़ाने का जो कदम है, इससे एक बात तो साबित होता है कि इस समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक इनसिक्योरिटी के फीलिंग में है। तो उस इनसिक्योरिटी के फीलिंग के चलते ट्रंप जिस प्रकार के कदम उठा रहे हैं, उसके कारण दुनिया में कुछ उथल पुथल होना स्वाभाविक है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से शायद गलती हो गई। अब भारत में मौनी बाबा प्रधानमंत्री नहीं है, 56 इंच के सीने वाला मोदी प्रधानमंत्री है। या अमेरिका ने स्वीकार भी कर लिया कि मोदी एक बहुत अड़ियल व्यक्तित्व के धनी हैं, उन्हें झुकाया नहीं जा सकता। Well, President Trump has been saying a lot of different things. One day he will be warm, another day it will be cold. So it's quite unpredictable what he says, and we cannot predict what will happen. यही नहीं, ट्रंप को उनके पुराने दोस्त रहे एलन मस्क के ऐप ग्रोक ने भी नहीं छोड़ा।
एक यूजर ने जब वॉशिंगटन डीसी के कुख्यात अपराधी के बारे में ग्रॉक से सवाल पूछा, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो इंटरनेट पर मौजूदा जानकारी के हिसाब से जवाब देता है, तो ग्रॉक का जवाब बहुत हैरान करने वाला था। सवाल था कि वॉशिंगटन डीसी में सबसे कुख्यात अपराधी कौन है। इसके जवाब में ग्रॉक ने लिखा, ट्रंप शहर के सबसे कुख्यात अपराधी हैं, क्योंकि बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी के 34 गंभीर मामले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दर्ज हैं। लेकिन ट्रंप सिर्फ दगाबाज ही नहीं है, ट्रंप सिर्फ अपराधी ही नहीं है, ट्रंप बड़बोले भी हैं, झूठ भी बहुत बोलते हैं। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि उन्हें झूठ बोलने में महारत हासिल है। भारत और पाकिस्तान युद्ध पर भी डोनाल्ड ट्रंप कई बार बेनकाब हो चुके हैं, झूठे दावे कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर उनका दावा झूठा निकला, जिसके बारे में भारत की सरकार ने भारत की संसद में जानकारी दी। ट्रंप ने एक और झूठ बोला, कहा था पश्चिम देशों ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया था कि रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप ने 4 साल में 30,573 झूठ बोलकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो दुनिया का शायद कोई भी नेता ना तोड़ पाए। राष्ट्रपति ट्रंप का रिकॉर्ड बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि टैरिफ वॉर के बाद उन्होंने रूस के बारे में जो कहा था वो भी झूठ ही निकला। भारत को रूस से तेल नहीं लेने का दबाव बनाने वाला अमेरिका, यूक्रेन रूस युद्ध को फंड करने का आरोप लगाने वाला अमेरिका खुद बड़े पैमाने पर रूस से कारोबार करता है। अमेरिका ने कहा था यूक्रेनी लोगों के खून से भारत के हाथ रंगे हुए हैं, लेकिन अमेरिका ने यह नहीं बताया कि उसी आरोप के तले अमेरिका भी दबा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उर्वरक, यूरेनियम और प्लूटोनियम, पैलेडियम, कार्बनिक रसायन, लोहा, इस्पात और कच्चा तेल का आयात रूस से यूएस करता है। यह तो वानगी भर है, हकीकत और लंबी है, बड़ी है, चौंकाने वाली है। रूस और अमेरिका के बीच व्यापार संतुलन भी नहीं है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका और रूस के बीच 2024 में 30,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। अमेरिका ने रूस को 4,600 करोड़ रुपए का सामान बेचा, जबकि 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान अमेरिका ने रूस से खरीदा। तो डोनाल्ड ट्रंप को यह जवाब देना चाहिए, क्या यूक्रेनी लोगों के खून से डोनाल्ड ट्रंप के हाथ नहीं रंगे हुए हैं, अमेरिका के हाथ नहीं रंगे हुए हैं, क्या व्हाइट हाउस के हाथ नहीं रंगे हुए हैं? लेकिन सवाल यह उठता है कि टैरिफ वॉर के बाद भी ट्रंप की साख पर क्या असर पड़ा। जाहिर सी बात है, ट्रंप की साख और कमजोर हुई, क्योंकि वो दुनिया के साथ साथ अपने ही देश में फसीहत झेल रहे हैं। इस पर पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने बयान देकर दुनिया में हड़कंप मचा दिया और ट्रंप की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. The fact of the matter is, there is no amount of concession that can be given to Pakistan. The fact that Pakistan is now threatening half the world with nuclear weapons, it's threatening to blow up Indian dams and so forth, is an indication that Pakistan has lost its right to be a legitimate state on the international stage. बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एएस बहल जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। अमेरिका से डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं। संजीव उनियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमेरिका से डॉक्टर भरत बराई जुड़ रहे हैं, चेयरमैन है यूएसआईसीएफ। और पाकिस्तान से अजीम भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं, डिबेट की शुरुआत करते हैं। और उनियाल साहब से समझना चाहेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजर में जो लेख लिखा गया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व पर सवाल उठाए गए हैं, उनकी नीति पर सवाल उठाए गए हैं, और टैरिफ को एज अ टेररिज्म टूल इस्तेमाल करने को लेकर सवाल पूछा गया है, इसे जरा ब्रीफली बताएंगे संजीव उनियाल जी। विवेक, ऑर्गेनाइजर जो है वो एडिटोरियल वाला पार्ट उन्होंने कवर किया था, उसका संपादकीय कहते हैं जिसको जी। तो उसमें जो न्यूज थी, वो जो डोनाल्ड ट्रंप लगभग कर रहे हैं हर रोज, हम सब देखते ही हैं कि आपने अपने आप अभी जो पूरी बताई, पूरी जो आपने R&D करके आपके चैनल ने, वो अपने आप में चौंकाने वाला है कि 4,800 झूठ उनके पकड़े गए। और मस्क का जो AI वाला पार्ट है, उसने बोला कि सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन है, तो आपने देखा कि ट्रंप को बोला गया
तो अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, 1925 में ये आया था और लगभग इसके 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं 2025 में, तो उसने अगर ये बात कही है तो बिल्कुल ठीक कही है, स्क्वायरली मैचिंग विद द फोर कॉर्नर्स ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन। आप ये जान सकते हैं कि कितना काम इन्होंने किया। अपनी टोटल इकोनॉमी को जो मैं थोड़ा बहुत समझ पाता हूं, टोटल इकोनॉमी 18% हम टोटल इकोनॉमी को पूरे संसार में वर्ल्ड की ग्लोबल को हम देते हैं, और ये इनका जो शेयर है यूएस का 11% है। हम जो है 6.5 की गति से बढ़ने वाली जीडीपी वाला सबसे तेज देशों में से एक है, और आप जनाबे अली का 1.8 है। इन सब 2-3 बातों के बाद आप ये सोचिए कि इनको लगता है कि चौंके हुए हैं भी, सिंदूर के ऑपरेशन में 3-4 घंटे में घुटनों पे टिका दिया, ब्रह्मोस मिसाइल, मुझसे बात तक नहीं की, और कितनी स्ट्रांगली अपनी संसद में इनको तव मानने से मना कर दिया। अगर मोटी भाषा में बोलूं कि नहीं जी आपने हमारी सीज फायर कराया। सबसे बड़ी परेशानी इनको ये हो रही है क्योंकि नोबेल पीस पुरस्कार के लालच में इधर उधर छोटी कंट्रीज के साथ घूम रहे हैं, पर ये भूल जाते हैं कि भारतवर्ष अब 4th क्या 3rd इकोनॉमी की तरफ बढ़ने वाला है, और आपके यहाँ एक्सपर्ट बताएंगे अभी हम 3rd इकोनॉमी होने वाले हैं 2027 में। तो जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऑर्गेनाइजर में एडिटोरियल में लिखा गया है, तो गलत क्या है कि आप दादागिरी दिखाते हैं, और आपके तो कानून में मैं भी देख रहा था बीइंग ए लॉयर, आपका 100 ईयर्स पुराना एक कोई कोर्ट लेके आप इसको जो है अमेंड कर रहे हैं, जबकि आपको कोई हक नहीं है कि किसी पर टैरिफ बढ़ा सके। तो ये जो आपके फैक्चुअल मैट्रिक्स हैं, ये सब बताते हैं कि ट्रंप को बहुत जबरदस्त खतरा लगने लगा है, और भारतवर्ष आने वाले समय में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनकर, बहुत बड़ी पावर बनकर निकलने वाली है, उभरने वाली है। तो इनको किसी भी तरह भारतीय उत्पादों को अपने देश में लोगों को महंगा मिले, इस तरह की योजना बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, पर अगले दिन क्या कह जाएंगे किसी को नहीं पता। क्या ट्रंप तानाशाही और दादागिरी कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। मैं एस बहल सर से सवाल लेना चाहूंगा। बहल सर, जय हिंद। जय हिंद। मेरा सवाल यह कि क्या ट्रंप अब टैरिफ के आड़ में या फिर पावर के आड़ में तानाशाही रवैया अख्तियार कर चुके हैं? देखिए, आपने काफी हद तक जो आपने डेटा भी दिया और जिस हिसाब से आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, ट्रंप एक काम तो जरूर कर रहे हैं कि वो टैरिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए जियोपॉलिटिकल वेपन, जो वो चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए, अपने आड़ में ये कहते हुए कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो मेक ट्रंप ग्रेट की तरफ वर्क कर रहे हैं। अगर आप देखिए पर्सनली भी कहे तो WLF कंपनी उनकी अपने रिश्तेदारों की है और स्टीव विटकॉफ के लड़का जैक विटकॉफ की है। तो उसको मेनली पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी, पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी का साउथ एशिया का कैपिटल बनाना चाहते हैं। तो ये तो हुई उनके पर्सनल की बात। और दूसरी है कि वो नोबेल पीस प्राइज के लिए वो चाहते थे कि भारत उनको कहे कि उन्होंने उनकी मध्यस्थता से दो जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उन्होंने लड़ाई बंद कर दी। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है उनकी नोबेल पीस प्राइज की तरफ। अब जब बात करते हैं रशिया की, जो आपने बताया 3.8 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है उनका, जिसमें से 3.3 बिलियन डॉलर्स के इंपोर्ट करता है और सिर्फ 500 मिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करता है रशिया को। वो चीजें आपने बता दी, एनरिच्ड यूरेनियम, पैलेडियम, नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स वगैरह और प्लैटिनम भी। और तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि चीन ने रशिया से 2.25 मिलियन यानी कि 2.25 मिलियन बैरल्स पर डे तेल लेता है। भारत से ज्यादा लेता है तेल। 56% रशिया का तेल एक्सपोर्ट चीन के पास जाता है। तो भी 25% टैरिफ लगाने के बाद 25% अतिरिक्त टैरिफ भारत के ऊपर लगाया, सेकेंडरी टैरिफ भारत पे लगाए, क्योंकि चीन से वो डरता है। चीन से क्यों डरता है? क्योंकि चीन के जो रेयर अर्थ मटेरियल है, 90% रेयर अर्थ मटेरियल चीन का प्रोड्यूस करता है चीन उसको, तो वो इमीडिएटली देना बंद कर देगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उनके जो स्टेल्थ जहाज हैं उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इस वजह से आप मानेंगे नहीं तो फिर अमेरिका के हाथ यूक्रेनियों के खून से क्यों नहीं रंगे हुए? बिल्कुल रंगे हैं। ना केवल और डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल चाहिए, और गाजा में जेनोसाइड करवा रहे हैं। गाजा का युद्ध खत्म हो चुका है। एग्जैक्टली। फिर भी और तब उनके अमेरिका के हाथ जो है खून से नहीं रंगते हैं।
बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स, ये बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स है। और जब मुनीर आके कहता है कि हम आधे विश्व को साथ लेके जाएंगे अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा, यानी कि पानी को रोका जाएगा, तो उसमें ट्रंप की धरती पे कह रहे हैं अमेरिका तो हमारा दोस्त है, एलाई है, क्वाड में है, तो वो कैसे कह सकता है कि उसकी धरती के अंदर की वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे और उससे आधा विश्व भी तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से माइकल रूबिन ने वो सारी बातें कही जो आपने सुनाई है। उन्होंने कहा था उसको पर्सन नॉन ग्रेटा बना देना चाहिए था। जो नॉन नेटो एलाई है, मेजर नॉन नेटो एलाई पाकिस्तान, उसको स्ट्रिप कर देना चाहिए और पाकिस्तान को डीके होने देना चाहिए और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को फौज भेज के वहां से ले लेना चाहिए। ये सारी बातें माइकल रूबिन ने कही है। आखिरी चीज जो मैं इस पे कहना चाहता हूं कि जो ट्रंप है, अगर उनकी बात कोई मानता नहीं है तो उनकी ईगो इतनी बड़ी है कि वो एक डिक्टेटर की तरह चाहते हैं कि मैं ट्रंप टैरिफ का इस्तेमाल करूं, और उनको एक और डिक्टेटर ही नीचे कर सकता है जो है चीन। जी ठीक है, मैं जल्दी से सवाल ले लूं। अजीम भट्ट काफी देर से वेट कर रहे हैं। भट्ट साहब, ये आपकी वाली स्ट्रैटेजी है कमोबेश? आपको गाजा पट्टी का मुसलमान नहीं दिखते, वैसे ही अमेरिका को आपके यहाँ के टेररिस्ट नहीं दिखते। टैरिफ जो है वो उसी हिसाब से लगाते हैं। कनाडा के लोग उनको बुरे दिखते हैं, दुश्मन दिखते हैं, आपके लोग उनको अच्छे दिखते हैं, 19% का टैरिफ लगाते हैं। तो ये पैमाना ये बड़ा मिलता जुलता है। इस बार दोस्ती आपकी अच्छी हुई है, बिरादरी वालों से हुई है भट्ट साहब। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आज मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं आपको काउंटर कैसे करूं, क्योंकि आज आप वो बातें कर रहे हैं जो कुछ साल पहले आप ही के चैनल्स पर बैठ के हम किया करते थे। जब आप लोग हमें ट्रंप या अमेरिका के उस वक्त के जो बाइडेन थे या दीगर होते थे, तो उनके हवाले से आप हमें थ्रेट किया करते थे कि अमेरिका से बयान आ गया, पाकिस्तान को डर जाना चाहिए, अमेरिका ने हिंदुस्तान के हक में बयान दे दिया। तो आज मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं आपको क्या काउंटर करूं, क्योंकि तमाम बातें जो हम किसी दौर में किया करते थे वो आज आप कर रहे हैं, और हम जो है वो टीवी देखने वालों में से हैं और जो फिल्म चल रही है। लेकिन हाँ, आपकी बात से मैं इस हद तक इत्तेफाक जरूर करता हूँ कि दुनिया के अंदर, मैं सिर्फ अमेरिका की बात नहीं करूंगा, हर जगह पर डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। और ऑफ कोर्स ये एक जो है वो आप कह सकते हैं कि सोचने की बात है, और खास तौर पे अमेरिका जैसी जो कंट्री है जो कहीं ना कहीं सुपर पावर है, और उसके अंदर एक ऐसा बंदा रूल कर रहा है जिसकी आपने गजा की बात की, तो पाकिस्तान के अंदर भी ये बात जरूर किसी हद तक जो है वो पाई जाती है, तशवीश पाई जाती है कि आप दुनिया भर की जंगों को बंद कराने का क्रेडिट ले रहे हैं, आपको नोबेल इनाम भी चाहिए। हम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान भी लेते हैं कि तमाम जंगें आप ही बंद करवा रहे हैं, तो क्या वजह है कि आपको गजा के लोग इंसान नजर नहीं आते? आप इसराइल की बैकबोन क्यों बने हुए हैं? और ये सवाल पाकिस्तान के अंदर से भी अमेरिका में उठता है। बट ऑन द अदर हैंड मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि आपने ये बात कही और आपने गजा की साइड ली बजाय इसराइल के। हालांकि भारत पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल को अपना अलाय डिक्लेयर करता रहा और ये कहता रहा कि इसराइल जो है वो भारत का जो है वो सबसे करीबी शख्स है। और फिर इसराइल ने जब हमला किया ईरान के ऊपर, इसमें यहाँ पर फर्क मैं आपको बताता हूँ। आपको आश्चर्य जो हो रहा है, मैं उस आश्चर्य को मैं उस पर पूर्ण विराम ये लगा देता हूँ कि हमने भी जो एक्शन लिया, हमने कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान से युद्ध करने जा रहे हैं। हमारे ऊपर हमला हुआ, जैसे कि इसराइल में हमला हुआ था, जैसे कि घुसकर कुछ टेररिस्टों ने मारा था। हमने जो शुरुआत में एक्शन लिया, हमने कहा कि हम उन कैंप्स को निशाना बनाएंगे जहां पर टेररिज्म या टेररिज्म आउटफिट्स वर्क कर रहे हैं या ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा हम पाकिस्तान के साथ वॉर में जा रहे हैं, हम जो है वो टू फ्रंट वॉर लड़ने जा रहे हैं या फिर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर वॉर लड़ने जा रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा, ना हमारी मंशा थी हम वॉर लड़ना चाहते हैं, हम युद्ध लड़ना चाहते हैं। हमें युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम चाहते हैं कि युद्ध कहीं नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया शांति से रहे। लेकिन वहां क्या हुआ, वहां जो सवाल मैं उठा रहा हूं इसलिए उठा रहा हूं गाजा में, क्योंकि वहां पर अब सिचुएशन जो है वो अब लक्ष्मण रेखा के पार जा चुकी है। अब जो अचीव करना था वो इसराइल ने अचीव कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद जर्नलिस्टों का मारा जाना, मासूम बच्चों का मारा जाना, वो अब सवाल उठा रहा है। आज नहीं तो कल दुनिया को इस पर बोलना होगा। भारत ने इस पर आपत्ति जाहिर की है, लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि आपके लोग वहां जाकर क्यों कुछ नहीं बोलते? उइगर मुसलमानों के लिए नहीं बोलते हैं, गाजा के लिए नहीं बोलते हैं, ईरान के लिए बोलते हैं, क्योंकि जानते हो ईरान अमेरिका का दुश्मन है। मेरा ख्याल है
नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें, मैं आपकी तस्दीक कर देता हूँ, और आप कहेंगे तो मैं आपके साथ डाटा भी शेयर कर दूंगा, आपके प्रोड्यूसर के साथ शेयर कर दूंगा। मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जानबूझ के नहीं कर रहे होंगे, और हो सकता है बात चीजें हमें नहीं मालूम होती, तो मैं आपको ये दावत देता हूँ कि आप रिसर्च जरूर कीजिएगा कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की स्टेट के अंदर पैलेस्टाइन और गजा को लेकर जितनी सेंटिमेंट पाया जाता है वो दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को गजा के लोग नजर नहीं आते हैं, बल्कि अगर आपको याद हो या ना हो तो हमारे जब ऑफिशियल तर्जुमान या हमारे ऑफिशियल ओहदेदार जब पाकिस्तान से अमेरिका जाते हैं तो वहां खड़े, अभी बल्कि आप ज्यादा दूर ना जाएं, आप अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रिसेंट बयान देख लें, हमारे जो मुस्तकिल रुकन है पाकिस्तान के, उन्होंने गजा के हवाले से क्या कहा और इसराइल के हवाले से क्या कहा। तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात देखें, मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, मैं तकरीबन 6-7 साल से इंडियन टेलीविजन पे आ रहा हूँ, पहली दफा ऐसा हुआ है, और मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने ये बात कही कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते हैं। और यही बात हम कहते थे, काश कि दोनों तरफ का मीडिया, दोनों तरफ के इंटेलेक्चुअल इन बातों को लेके आगे आए और दोनों मुल्कों के अंदर सुलह करवाएं। वरना हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा आग भड़काते हैं, जिस तरह के बयानात देते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं होते हैं। और आपको मैं मुबारकबाद दूंगा कि आपने ये बात कही कि हमें जंग नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का भी यही मौका है कि दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं से होगी तो फिर जवाब आएगा, जैसा कि पहले आया। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, हमने तो आतंकवाद को करारा जवाब देने की वैसे भी कसम खाई हुई है। धीरज कौल कुछ कहना चाह रहे हैं। धीरज कौल साहब, धीरज कसम खाई हुई है, वो आपको मिला? नहीं, क्या कह रहे, मैं समझा नहीं। मैंने कहा अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद है और आप उसके ऊपर हमला करके साइड को हो जाएंगे, तो उसका जवाब देने की तो कसम हमने भी खाई हुई है, दुनिया ने देख लिया। तो ये तो अजीम भट्ट एक बहुत मशहूर, अजीम भट्ट, हमने ना आपका नाम लिया ना मैंने पाकिस्तान का नाम लिया। एक बहुत मशहूर कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। हमने कहा हम आतंकवाद को करारा जवाब देंगे, हमने आपका नाम तो नहीं लिया। मिर्ची आपको क्यों लग गई? मेरे भाई अजीम भट्ट साहब, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि हमने आतंकवाद को जवाब देने की कसम खाई हुई है। आप परेशान हो गए। मैं एग्जैक्ट वर्ड बताता हूं। आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट के कैंप थे हमने उसको निशाना बनाया। अब पाकिस्तान के अंदर कौन से कैंप्स हैं जिनको आप डिक्लेयर कर रहे हैं टेररिस्ट का, ये हम कैसे मान लें कि जिसको आप टेररिस्ट कहते हैं उसको हम भी हमने अभी लास्ट लाइन जो कही, जिस पर आपका रिएक्शन आया कि हमने कहा हम आतंकवाद को जवाब देंगे।